हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंज्यूमर कंप्लेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट ये कब किस टाइम पे आप कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या कोर्ट फीस होती है और कौन सी कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस फाइल करना चाहिए और इसमें मेमो ऑफ पार्टी कौन कौन होनी चाहिए। उसके बाद ये कि कंज्यूमर कंप्लेंट आपको कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए, क्या क्या उसमें आपको रिलीफ लेने चाहिए, और लास्ट में ये कि कैसे अगर आपके फेवर में ऑर्डर हो जाता है तो हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट। बाकी की डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई कंज्यूमर डिस्प्यूट कौन से होते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट वो होते हैं कि या तो आप किसी से कोई आइटम खरीदें या आप किसी से कोई सर्विस लें। अगर आप किसी से कोई सर्विस भी लेते हैं तो भी वो और अगर उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी इन सर्विस या कमी पाई जाती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में कभी भी नहीं आती है, जिसके कि बेसिकली दो एक्सेप्शंस हम ले भी सकते हैं। पहला एक्सेप्शन ये होगा कि अगर कोई आइटम आप खरीदते हैं और अगर आप वो आइटम अपने आप लिवलीहुड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे अगर कोई 3 व्हीलर खरीदे या कोई शॉप खरीदे जिसको वो खुद अपनी शॉप बनाना चाहे, तो अगर उसमें किसी तरह की अगर कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस आती है जिससे आप वो चीज़ लेते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन बेसिकली ये आता है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आपका कोई क्लेम आ जाता है और क्लेम आने के बाद अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस इंश्योरेंस की तरफ से होती है, चाहे आपने वो पॉलिसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे ली है या कमर्शियल पर्पज के लिए, लेकिन फिर भी वो कंज्यूमर डिस्प्यूट कहलाएगा। इट मीन्स कंज्यूमर डिस्प्यूट वही होगा जिसमें कि कंज्यूमर कोई आइटम खरीदेगा या लेगा और अपने लिए उसको इस्तेमाल करेगा। अब हम आते हैं कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि किस समय हमको कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है तभी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यानी कि हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर बाय चांस आपने कोई टेलीविज़न खरीदा है और किसी वजह से वो टेलीविज़न ख़राब हो जाता है और डायरेक्टली आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट का पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये टीवी ठीक करने की दुकान है। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बन जाती है कि आप सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर पे या सर्विस स्टेशन पे कम से कम उनको इंटीमेट करें या उनके पास जाएं कि आपका टेलीविज़न खराब हो गया, उस टेलीविज़न को आप ठीक कर दें। अगर वो ठीक नहीं करते, इन दैट केस यू कैन मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट। दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए सपोज करो आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और इंश्योरेंस में उसका ड्यूरिंग द पीरियड आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है और जो इंश्योरेंस क्लेम आता है उसमें आपने इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के बाद में या तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रेपुडिएट कर दे या आपको पार्टली दे दे, उसके बाद ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्लेम फाइल कर दिया और कंपनी ने कोई डिसाइड भी नहीं किया और आप कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट फाइल कर दें, तो दैट कंप्लेंट वुड बी ए प्रीमेच्योर कंप्लेंट। इसलिए जब तक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा हमको कंप्लेंट नहीं फाइल करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट आप जब भी फाइल करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में आपको क्या कोर्ट फीस लगानी पड़ती है और किस कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस फाइल करना होता है। ये प्रोविज़न जो है ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कैटेगरिकली दिए हुए हैं। पहले जो एक्ट था वो 1986 में था, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। उसमें पर्टिकुलरली प्रोविजन है कि अगर आपका 5 लाख तक का अगर रिड्रेसल है, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से नीचे है तो आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती। लेकिन अगर 5 लाख से 10 लाख तक का है तो आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक है तो आपको 400 रुपये देने हैं, और अगर आपका 50 लाख रुपये का है तो आपको 1000 रुपये देने, और अगर आपका 1 करोड़ तक का है तो आपको 2000 रुपये कोर्ट फीस देनी है। अब आते हैं कि ये कंज्यूमर कोर्ट की जो कंप्लेंट है आप कहाँ फाइल कर सकते हैं। पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अलग प्रोविज़न था
वहाँ उसमें सिर्फ आप दूसरी पार्टी के एड्रेस पे फाइल कर सकते थे, लेकिन इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविज़न है कि आप 3 जगह कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पहली, जहां आप पे खुद रह रहे हो। दूसरी, जहां पे कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है या आपने कोई सर्विस ली है। या तीसरा, अगर किसी जहाँ से जिससे आपने सर्विस ली है उसका कोई ब्रांच ऑफिस हो, उसका कोई गोडाउन हो या उसका कोई हेड ऑफिस हो, तो आप वहाँ पे भी कंज्यूमर कोर्ट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आते हैं हम मीम ऑफ पार्टी पे, यानी कि कौन कौन केस फाइल कर सकता है और किस किस को हमको पार्टी बनाना चाहिए। इसमें जो कंज्यूमर होता है वो खुद भी फाइल कर सकता है या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी फाइल कर सकता है। यानी कि अगर किसी की वाइफ ने अगर लिया है तो वो अपने हस्बैंड को ऑथराइज कर सकती है, किसी और को ऑथराइज कर सकती है, या आप किसी एडवोकेट के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको दूसरी पार्टी में किस किस को पार्टी बनाना चाहिए। अगर आपने लोकली कोई आइटम ली है, यानी कि वही वो बना रहा है, वही वो बेच रहा है, तो फिर आपको उसी को पार्टी बनाने की ज़रूरत है, किसी और को नहीं बनाए। लेकिन अगर बेक कोई और रहा है, मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, तो फिर आपको मैन्युफैक्चर को भी पार्टी बनाना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चर कोई और होता है, बेक कोई और रहा है, और थर्ड पार्टी आफ्टर सेल सर्विस कोई और दे रहा है, तो फिर आपको, और अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस ली है फिर भी आपकी डेफिशिएंट सर्विस स्टिल है, तो फिर आपको तीनों को पार्टी बनाना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो रिलेवेंट होता है उसी को आपको इस केस में पार्टी बनाना पड़ता है। हम आते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए। बेसिकली एज पर सेक्शन 35 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हम कंप्लेंट ये फाइल करते हैं। एक बात और बता दूं कि कंज्यूमर कोर्ट नहीं लिखना होता, पहले कंज्यूमर फोरम लिखा जाता था पुराने एक्ट के अनुसार, लेकिन अब ये कंज्यूमर फोरम नहीं, कंज्यूमर कमीशन होता है। तो जब भी आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपको किस पे केस डालना हो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको फैक्ट स्टार्ट करने होते हैं लिखने, आपको कैटेगरी लिखना पड़ेगा, आपने क्या चीज़ खरीदी और आपने क्या कोई सर्विस ली है वो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और आपको फिर कैटेगरी के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि कब उसमें कोई कमी आई, कब और या सर्विस में कोई आपकी डेफिशिएंसी आई, वो सब आपको बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी आइटम में कमी आ गई या सर्विस में कमी आ गई, तो आपने उसको कॉन्टैक्ट किया, उसको इन्फॉर्म किया और आपने कोशिश की कि वो उसको क्योर करे, लेकिन उसने क्योर नहीं किया। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है। एक और बात बताऊं कि कंज्यूमर कंप्लेंट इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि जब उसको पढ़े तो बहुत लेंदी लगे, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि जब हमारे जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर ना हो। अब आते हैं हम रिलीफ पे। तो रिलीफ में जब आते हैं तो रिलीफ में क्या क्या रिलीफ हम क्लेम कर सकते हैं। पहला रिलीफ ये होगा कि भाई आपको या तो जो आपकी आइटम है वो आपको जो उसमें डिफेक्ट आया वो आपको ठीक कराना है, या आपको पैसे वापस चाहिए। दोनों चीज़ में से आप जो चाहें वो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपने कोई आइटम खरीदी है और उसमें आपके और पैसे लग गए हैं तो वो भी आप पैसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनसेशन, आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं आपका हरासमेंट का, और उसके बाद आप लिटिगेशन कॉस्ट भी ले सकते हैं। एक बात और इसमें आती है कि क्या हम कंज्यूमर कमीशन से इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोविज़न है, सेक्शन 38 क्लाउज 8 में प्रोविज़न है कि आप इंटरिम रिलीफ एट द बिगिनिंग आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया सपोज करो आपने किसी अथॉरिटी से या बिल्डर से कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदा है और उसमें कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस आती है और आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पेंडेंसी अगर आपका वो प्लॉट या फ्लैट अगर बिल्डर या अथॉरिटी अगर कैंसिल कर देता है तो आपकी जो कंप्लेंट है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। तो इन दैट केस आपको इंटरिम रिलीफ इनिशियल स्टेज पे चाहिए। तो आप उस प्रोविजन के अंदर आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कंप्लेंट के साथ, तो कंज्यूमर कोर्ट उसको सुनने के बाद आपके फेवर में स्टे कर सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कंज्यूमर कोर्ट में। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट उसको एडमिट करता है, लेकिन अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं होता तो कोर्ट इनिशियल स्टेज पे भी कंप्लेंट को खारिज कर सकता है।
लेकिन अगर आपकी कंप्लेंट एडमिट होगी उसके बाद दूसरी पार्टी को नोटिस होता है तो विद इन 30 डेज या मैक्सिमम 45 डेज दूसरी पार्टी को आपके जो कंप्लेंट होती है उसका जवाब दाखिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको उसके जवाब का रिजॉइंडर दाखिल करने का मौका मिलता है और आपकी जो कंप्लेंट होती है उसको एफिडेविट फॉर्म में एज एविडेंस दाखिल करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी पार्टी उसका एविडेंस आने के बाद कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनती है और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन दे देती है। अगर आपके फेवर में आ जाता है तो आप उस केस के एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में अलग से एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर किया था वो दूसरी पार्टी ने कंप्लाई नहीं किया है। लेकिन अगर आपके फेवर में केस नहीं आया या दूसरी पार्टी ये चूज करती है कि उसके फेवर में केस होना चाहिए था उसने केस, तो दोनों में से कोई सी भी पार्टी जो भी एग्रीव्ड हो वो स्टेट कमीशन में इसका अपील फाइल कर सकती है। इसकी अपील रिव्यू रिवीजन कैसे फाइल होती है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।